Now I request Asha Mishra ji. मैथिली लैंग्वेज। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2014 के गरिमापूर्ण समारोहक अवसर पर आयोजित एह राइटर्स मीट में उपस्थित अकादमी के माननीय अध्यक्ष महोदय, कतेको भाषाक पुरस्कार ग्रहण करनिहार आदरणीय साहित्यकार लोकनि और अन्य विशिष्ट महानुभाव लोकनि। हमर भाषा महाकवि विद्यापतिक भाषा अछि जे अपना समय में बंगाल, नेपाल, आसाम, उड़ीसा आदि में धूम मचा देने छल। हम अपन साहित्यिक अनुभूति अधिकतर लोकक बोधगम्यता के लिए मैथिली में नहीं हिंदी में पढ़ी रही छी। मैं तो कायल हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू की उस सोच की कि विविध भाषाओं वाले इस देश में उन्होंने सभी भाषाओं के लेखकों में विचारों के आदान प्रदान के लिए साहित्य अकादमी की स्थापना की। वस्तुतः मैं भाव बेहवल हूँ, भावातिरेक से भर गई हूँ जब साहित्य अकादमी ने इतने उच्च कोटि के साहित्यकारों की पंक्ति में मुझे खड़ा कर दिया। अपनी मातृभाषा मैथिली के कारण ही मुझे यह सम्मान मिला है और इसलिए मैं उसके समक्ष दंडवत हूँ। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, मैथिली की संयोजक श्रीमती वीना ठाकुर और पुरस्कार के चयनकर्ता के लिए मैं सम्मान प्रकट करती हूँ। अपने स्वर्गीय अभियंता पिता भवानंद झा जी के विभिन्न जगहों में पदस्थापन के कारण मुझे मुजफ्फरपुर, दुमका, पूर्णिया और पटना आदि जगहों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ, जहाँ मैंने रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष वेणीपुरी, लक्ष्मी नारायण सिंह सुधांशु, फरीश्वर नाथ रेणु, जनार्दन प्रसाद झा द्विज आदि साहित्यकारों का परिचय प्राप्त किया। मुझे बंगला के लेखक सतीनाथ भादुड़ी को भी बहुत नज़दीक से जानने का अवसर प्राप्त हुआ था। स्वाभाविक था कि मुझमें साहित्यिक अभिरुचि जगी। मैं अपने पिता से बहुत नज़दीक थी, वे मेरे प्रेरक एवं मेरी शक्ति थे। अचानक 1988 में उनका देहांत हुआ। मैथिली में उनके समर्पण को देखते हुए मैथिली साहित्य परिषद दरभंगा ने पत्रिका का अंक उनकी स्मृति में रखने का निर्णय लिया। परिवार के सदस्य के नाते मुझे भी एक आलेख लिखने को कहा गया। मैंने कभी लिखा नहीं था और न ही अध्ययन के क्रम में मैथिली पढ़ा ही था, किंतु हरिमोहन झा, यात्री जी, सुमन जी, अमर जी की कविताएं तथा मिथिला मिहिर पढ़ती ही रही थी। बहुत कठिनाई से मैंने हिम्मत की और बाबूजी एक स्मृति तर्पण लिख डाला। लोगों ने इसकी प्रशंसा की और वरेण्य लेखकों से प्रेरणा के शब्द प्राप्त हुए। फिर 1989 में हिंदी पत्रिका मनोरमा के लिए संस्मरण तथा नवनीत में कथाएं, मन की बात तथा दृष्टिकोण प्रकाशित हुए। फिर तो लिखने का साहस बढ़ता गया और मैं कथा, निबंध, व्यंग, पुस्तक समीक्षा, कथा समीक्षा, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, अनुवाद आदि लिखने की ओर अग्रसर हो गई। पिताजी बड़े ही कर्मठ, सुचरित्र और कुशल अभियंता थे, समाज में आदरणीय थे। उनके जीवन चरित्र पर मैंने उनकी जीवनी क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मं कुरु लिखना आरंभ किया। उनके अभियंता जीवन के साथ उनके सामाजिक परिवेश को प्रस्तुत करने में मुझे अनेक लोगों से सूचनाएं एकत्र करनी पड़ी। अंततः 22 वर्षों के बाद क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मं कुरु नाम से जीवनी प्रकाशित हुई। एक अभियंता का जीवन चरित्र लिखना, वह भी उनके आरंभिक काल से अब तक, उन लोगों के सहयोग पर निर्भर है जो उस जीवन के साथ रहे हैं। बहुत से लोगों ने मेरे आग्रह पर सहयोग भी किया, किंतु अधिकांश लोग तो विमुखी रहते हैं। पिता की मृत्यु के 1 वर्ष बाद ही मेरी माँ भी चल बसी। यह भी मेरे लिए वज्रपात जैसा ही था, किंतु माँ मुझे हमेशा लिखने के लिए प्रेरित करती थी, इसलिए मैंने लिखना नहीं छोड़ा। मेरी कहानियाँ छपती रहीं, आकाशवाणी से भी प्रसारित होती थीं। मैथिली जगत मुझे कथा लेखिका के रूप में स्वीकार करने लगा था। मैं अपनी कथा संग्रह सबसे पैघ विजय समाप्त कर चुकी थी कि अकस्मात मेरे 23 वर्षीय पुत्र कैप्टन तन्मय कश्यप का देहांत हो गया। मेरे सामने अंधकार के सिवा कुछ नहीं बचा। भावनाएं रुक गई, कलम बंद हो गई, अभिव्यक्ति की सारी शक्ति ही जाती रही। इसी समय एक दिन नागार्जुन यात्री 1995 में मेरे अगले सुबह मेरे घर आ गए। यात्री जी 8-9 वर्षों से मेरे पति डॉक्टर गणपति मिश्र की चिकित्सा में थे, इसलिए लगाव तो था ही। दिन भर वे विभिन्न तरह की बातें करते रहे, विभिन्न लोगों से मिलते रहे और शाम को जाते समय मुझसे सबसे पैघ विजय की पांडुलिपि मांग ली। उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास के सहारे कुछ कहानियों को पढ़ा और अपने हाथ से उस पुस्तक की भूमिका लिख दी। फिर दबाव देने लगे कि शीघ्र ही उस पुस्तक का प्रकाशन हो। पुस्तक प्रकाशित हुई, उन्होंने ही इसका विमोचन भी किया। स्पष्ट था कि मेरे अंतर के शोक को समाप्त कर मुझे फिर से लिखने की प्रेरणा देने आए थे। मेरे पति के एक मित्र, अंग्रेजी के प्राध्यापक प्रोफेसर ऋतुनाथ झा ने भी कहा था, मित्राणी, अहाँ के तो लिखबाक क्षमता अछि, जतेक कनबाक अछि अपन लेखनी में कानू। कितना भी बड़ा आघात क्यों न हो, समय के साथ साथ घाव भरता ही जाता है।
रोज़मर्रा के सभी काम शुरू हो ही जाते हैं। मेरे रोज़मर्रे में लिखना पढ़ना तो था ही। कुछ वर्षों बाद थाहित स्वप्न कथा संग्रह प्रकाशित हुआ। वार्तालाप के क्रम में साहित्यकारों से संपर्क होते रहे। हिंदी, अंग्रेजी और मैथिली के अनेक प्राध्यापकों और लेखकों से बातें होती रही। मैं भी लिखती हूँ यह जानकर सबों ने बातों लिखने का सिद्धांत, उसकी आवश्यकता, विषय वस्तु और लिखने की कला संबंधी समस्याओं पर विचार किया। किंतु यात्री जी के कहे हुए शब्द कि लिखने से पहले अनुभव करो, वह अनुभव जब अनुभूति बने तभी लिखो। इसी बीच मेरे घर मेरी नतनी का जन्म हुआ, जिस कारण मेरे घर में रौनक आई और शोक का बंधन भी कुछ ढीला पड़ा, इसलिए उसका नाम भी विपाशा रखा गया। अनुभव जब अनुभूति बने, खोए हुए बच्चों की सूचना, बच्चों के अपहरण की सूचना, किसी भी कारण से बच्चों को अपने परिवार से, अपने माँ बाप से दूर हो जाने की खबर मुझे उद्वेलित करती थी। उसके भविष्य की चिंता मुझे बेचैन करती थी। ऐसी ही एक घटना मेरे आसपास घट गई, जिसका नायक मेरे उपन्यास उचाट का मातृहीन सोनू बना। अपने दादा दादी से लिपटकर जीवन जीने वाला वह बालक विमाता के आने के बाद संतानहीन मौसी के यहाँ रख दिया गया। अपने पिता के परिवार से अलग होना उसको स्वीकार नहीं था और वह 10-12 वर्ष का बालक अपनी मौसी को भी स्वीकार नहीं कर सका। मानसिक द्वंद्व के उस प्रभाव में वह घर छोड़कर इस संसार रूपी जंगल में कहाँ गुम हो गया, कोई नहीं जान सका। इसी पृष्ठभूमि पर आधारित मैंने अपने उपन्यास उचाट की रचना की। उचाट के माध्यम से मैं अपने समाज के लोगों के सामने कुछ स्पष्ट विचार करने की आवश्यकता पर जोर देना चाहती हूँ। बाल मनोविज्ञान के सिद्धांत के आधार पर यह सर्वमान्य है कि बच्चे का विकास माँ बाप की छत्र छाया में ही अधिक संभव है। माँ की मृत्यु के बाद अपने संयुक्त परिवार में दादी नानी उसकी जगह लेती रही हैं। बच्चों को अपने से दूर हटाकर उसके भविष्य को संवारने की प्रथा काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रही है। अच्छे स्कूल के नाम पर रेजिडेंशियल स्कूलों में 6-7 वर्षों से ही बच्चों को परिवार से अलग करने की परंपरा जारी हो गई है। बच्चे और पशु को पालने के लिए आपको उनकी मनोभावना को जानने के लिए उनका अत्यंत निकट से अध्ययन करना आवश्यक है। अपने परिवार और माता पिता से दूर बच्चे प्रशिक्षित तो हो सकते हैं, किंतु परिवार में रहते हुए जो मानवीय संवेदना उनमें उत्पन्न होती है, परिवार से दूर रहकर वह नहीं हो पाता। फलस्वरूप एक संपूर्ण मानव बनने में कुछ कमी रह जाती है। पुरस्कार घोषित होने के बाद अखबार वालों ने मुझसे पूछा, गृहिणी होते हुए कैसे लिख लेती हैं, क्या बाधाएं आईं? मैं तो फुल टाइम हाउसवाइफ हूँ। 24 वर्ष तक गृहिणी रहने के बाद ही मैंने कुछ लिखा, क्योंकि लिखने की कुछ प्रेरणा मिली और एक चाहत सी बन गई। आप किसी भी पेशे में क्यों न हो, परिवार और समाज में रहते हुए उस पेशे के पालन में कभी न कभी कठिनाइयाँ आती ही हैं। जैसे कि किसी की लिखने की चाहत बलवती हो तो कठिनाइयों में भी लिखा जा सकता है। कई लेखकों ने तो भूखे रहकर लिखा है, रुग्णावस्था में लिखा है। यात्री नागार्जुन की रुग्णावस्था सबको मालूम है, लेकिन फिर भी वे लिखते रहे। भारत में बहुत ही कम महिलाएं ऐसी होंगी जिन्हें कभी न कभी कुछ देर के लिए भी माँ, सास, पुत्रवधू, पत्नी और बहन या बेटी का काम न करना पड़ा हो। भारतीय गृहिणी तो इसी रूप में काम करती रही हैं। यहाँ मैं यह कहना आवश्यक समझती हूँ कि मेरे पति ने मुझे सदैव इस क्षेत्र में प्रेरित किया। साहित्य में उनकी भी बहुत ही रुचि है। डॉक्टर होते हुए भी वे कथा, कविताएं और गल्प लिखते रहते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय महिला लेखिका सम्मेलन गुवाहाटी में मुझे भी कथा वाचन के लिए आमंत्रित किया गया था। वहाँ मेरी मुलाकात ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित इंदिरा गोस्वामी, साहित्य अकादमी उड़िया से सम्मानित सरोजिनी साहू, पंजाब से आई बलविंदर कौर, गुजराती लेखिका धीरूबेन पटेल, मणिपुर की महाराजा कुमारी विनोदिनी आदि से अंतरंग बातें हुई थी। उस क्रम में मैंने महसूस किया कि आप किसी भी राज्य और भाषा की हों, समस्याएं प्रायः एक सी ही होती हैं। कथा एवं उपन्यास के कथा वस्तु वह परिधि और वातावरण ही होते हैं जिससे आप घिरे होते हैं। लिखने की पहले इच्छा होती है, फिर ललक और बाद में आदत बन जाती है, और उसके रॉ मटेरियल के लिए हम अधिक से अधिक साहित्य का अध्ययन करने को मजबूर हो जाते हैं। आज विभिन्न भाषाओं में साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत लेखकों ने अपने साहित्यिक जीवन के अनुभव पर यहाँ प्रकाश डाला है। मैं अकादमी से आग्रह करती हूँ कि इन सभी लेखकों के प्रस्तुत विचारों को समग्र रूप में प्रकाशित करें, ताकि भावी पीढ़ी को कुछ दिशा निर्देश मिल सके। अंत में पुनः अकादमी अध्यक्ष, विभिन्न पदाधिकारी, अपनी भाषा की प्रतिनिधि एवं सभी भाषाओं के रचनाकारों के प्रति हार्दिक सम्मान प्रकट करती हूँ और उन सभी भाषाओं के पुरस्कृत लेखकों को बधाई देती हूँ और उनकी मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद।